हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित नॉवेल बंधक का 11वां भाग। भीतर जा रहे हैं, आबू ने कहा। बाहर का कोई आदमी भीतर नहीं जा। हम ड्रम लेकर आए हैं, वो बजाना है। पहले ही हमें आने में देर हो गई, अब तुम हमें रोककर और देर कर रहे हो। बैगों में ड्रम है, वॉचमैन बोला। हाँ। तभी दूसरा वॉचमैन भी पास आ गया। ड्रम भी आना था क्या, उसने दूसरे से पूछा। पता नहीं, आना होगा, जाने दें, दूसरा वाला बोला। ठीक है, पहले वाला वॉचमैन बोला। बैगों में पड़ा ड्रम दिखा दो। तुम तो पूरे झंडू हो, नदीम ने झल्लाकर कहा और उसी पर नीचे झुककर बैग को खोलने लगा। असलम और आबू की नज़रें मिली। पलक झपकते ही नदीम ने बैग में से गन निकाली और तर 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 गन का मुंह खोल दिया। उसी पल वातावरण में चीख गूंज उठी। दोनों वॉचमैन और आते जाते लोग गोलियों की जद में आ गए थे। आबू और असलम ने भी गनें निकाल दी थी। तीनों सामने हो रहे स्कूली उत्सव की तरफ दौड़े। रास्ते में जो भी नजर आता तड़ 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 गन का मुंह खोल देते। लोगों का ध्यान इस तरफ हुआ, परंतु वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ये बात तो वो कैसी भी स्थिति में नहीं सोच सकते थे कि स्कूल पर आतंकवादी हमला हो सकता है। तीनों लोगों के पास पहुंचते ही कुछ बिखर गए और तर 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 तीनों गनों के मुंह खुल गए। वहाँ चीखो पुकार मच गई, लोग गिरने लगे, गोलियां लगी, चीखने लगे। स्टेज पर बच्चों का प्रोग्राम अभी भी जारी था। उधर वाले नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। कुछ समझे तो यही समझे कि किसी शरारती बच्चे ने पटाखे छोड़ दिए और लोग घबराकर चीख रहे हैं। लाशें गिरती जा रही थीं, गनों के मुंह खुले थे। आतंक का नंगा नाच जारी था। विकासपुरी का सिनेमा हॉल। वक्त 10:20। शांत इलाका। सड़क पर ही गुरुद्वारे की उल्टी दिशा में सिनेमा हॉल था। यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती थी। आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन रविवार था तो भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। फिल्म का शो शुरू हो चुका था। काफ़ी लोग जो फिल्म देखने नहीं घूमने आए थे वे घूम रहे थे। कुछ सामने के ओपन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने और खुशी भरा वक्त बिताने में व्यस्त थे। रोज़मर्रा की तरह सब ठीक चल रहा था। सिनेमा हॉल की भारी रोशनी जगमगा रही थी। यहाँ अक्सर ही देर रात तक लोग टहलते देखे जा सकते थे, परंतु यहाँ सैफ, मिर्ज़ा और बशीर भी थे। आज पिछले 1 घंटे से ऊपर हो गया था उन्हें यहाँ टहलते। बैग एक एक तीनों ने ले रखा था। छोटे बैग कंधों पर थे। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल के ठीक सामने वाले रेस्टोरेंट से वक्त बिताने की खातिर उन्होंने खाना भी खाया था। और ठीक 10:20 पर सैफ का मोबाइल बजा। हेलो, सैफ ने बात की। क्या पोजीशन है, लीडर की आवाज़ आई। हम विकासपुरी के सिनेमा हॉल पर हैं, काम कब शुरू करना है, सैफ ने पूछा। शुरू कर दो, ठीक है। बहादुरी से, क्रूरता से दिल्ली को डरा देना है तुम लोगों ने। ऐसा डर कि कोई घर से भी बाहर ना निकले। मैं समझ गया। अब सैटेलाइट फ़ोन पर बात होगी। अली तुम लोगों से बात करने को बेचैन है। हम जल्दी ही अली से बात करेंगे, कहकर सैफ ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और बशीर व मिर्ज़ा को देखा। लीडर कहता है कि काम शुरू कर दो, इस तरह की दिल्ली कांप उठे। भून दो हरामियों को जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देखने की तमन्ना रखते हैं। मिर्ज़ा गुर्रा उठा। चलो, सैफ ने कहा। बशीर ने सिनेमा हॉल के शीशे की गेट की तरफ देखकर कहा, हम सीधे सीधे नहीं जा सकते, वहाँ 2 गार्ड खड़े हैं जो तलाशी के बाद ही। तो अभी ये यहीं से शुरू कर देते हैं। ऐसा ही करना पड़ेगा। ये बैग यहीं रहने दो। हमारे हमले के बाद कोई डर से इन बैगों के करीब भी नहीं आएगा। बाद में इन्हें भीतर। बैगों को शीशे के उस प्रवेश गेट तक ले चलो, मिर्ज़ा बोला। तीनों बैगों को खींचते शीशे के प्रवेश गेट से 3 कदम पहले रुक गए। दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड ने इन्हें देखा, फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। तीनों की नज़रें पुनः मिली। वहशीपन आ गया था उनकी आंखों में। दोस्तों, यहाँ पर टैक्स नहीं है, जिसने भी स्कैन करी है ये पेज शायद गलत तरीके से स्कैन हो गया है। तो चलिए, बैग तो खुल ही चुके हैं, गनें भी निकल चुकी हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। मिर्ज़ा ने उसकी तरफ गन करके ट्रिगर दबा दिया। तड़ 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 औरत की चीखें गोलियों की आवाज़ों में दब गईं। वो उछलकर दूर जा गिरी। सैफ गार्डों की तरफ गन का मुंह खोल चुका था। तड़ 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 और भी ढेरों लोग गोलियों की जद में आ फंसे थे। चीखों का माहौल गर्म हो चुका था। बशीर के होठों से गुर्राहट निकली और वहां टहलते लोगों पर गन का मुंह खोल दिया। तड़तड़ की आवाज़ों के साथ लोगों की चीखें गूंज उठी। बशीर रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की तरफ गन के खुले मुंह के साथ लपका। सैफ और मिर्जा गनों से गोलियां बरसाते भीतर प्रवेश करते चले गए। भीतर भी लोग टहल रहे थे। उन पर गोलियां चलाईं और दाई तरफ घूम पर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़े 3 चेकिंग गार्डों को भूना, फिर ऊपर चढ़ते चले गए। चंद पलों में ही दोनों पहली मंजिल पर थे। अब वे ऐसे हॉल में थे जहाँ इंटरवल होने पर लोग खाने पीने का सामान लेते हैं। यानी ये
सिनेमा हॉल में पहुंच चुके थे, पिछले पेज में जहां पे टैक्स नहीं था। सैफ और मिर्ज़ा के चेहरों पर मौत नाच रही थी। लंबे से काउंटर के पीछे 3 लड़के काली जैकेट में सामान लगाने में व्यस्त थे कि गनों के साथ वहां 2 युवकों को देखकर स्तब्ध रह गए। यूं वे पहले भी चौंक पड़े थे कि तड़तड़ की आवाज़ें और लोगों की चीखने की आवाज़ें उन्होंने सुन ली थी, परंतु वे समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। तभी बाहर से तड़तड़ की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ बशीर गोलियां चला रहा था। हॉल का दरवाज़ा किधर है, जहाँ फिल्म चल रही है? मिर्ज़ा ने दांत किटकिटाकर पूछा उन लड़कों से। सहमे से अंदाज में एक लड़के ने सामने के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मिर्ज़ा ने एक निगाह दरवाजे पर मारी, फिर उसी पल दांत भींचकर गन का मुंह खोल दिया। तड़ 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 की आवाज़ों से वो जगह गूंज उठी और काउंटर के पीछे खड़े स्तब्ध थे लड़के गोलियां लगते ही नीचे जा गिरे। आ मिर्ज़ा दांत भींचे गन थामे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। सैफ उसके साथ था। तभी एक सफाई कर्मचारी बाथरूम से बाहर निकला। गोलियों की आवाज़ें सुनकर माजरा जानने के लिए वो बाथरूम से बाहर निकला था। सैफ ने उस पर गन खोली। तड़ तड़। मिर्ज़ा ने दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। सैफ साथ था। दरवाज़ा बंद हो गया। उनका सामना 8-10 सीढ़ियों से हुआ। सीढ़ियाँ चढ़कर वे ऊपर पहुंचे तो स्क्रीन पर फिल्म चलते देखी। लोग कुर्सियों पर बैठे फिल्म का मज़ा लेने में व्यस्त थे। उन्हें क्या मालूम था अब यहाँ मौत का नंगा नाच होने जा रहा है। मेरी पीठ से पीठ जोड़ और गोलियां चला, मिर्ज़ा गुर्राया। किसी को बाहर नहीं निकलने देना है। अगले ही पल दोनों ने पीठ जोड़ी और गनों का मुंह खोल दिया। तड़ता 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 सेना माहौल गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। गोलियां बिना रुके दिशा बदल बदल कर चलती रहीं। मौत नाचती रही, लोग मरते रहे। वे समझ भी नहीं पाए कि वे मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। स्क्रीन पर भी गोलियों के छेद नजर आने लगे थे। कुछ लोग बाहर निकलने वाले दरवाज़ों की तरफ दौड़े बचने के लिए, परंतु वे दरवाजे बंद थे। गोलियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कई लोग उस तरफ दौड़े बाहर के लिए जहां वे दोनों खड़े थे। उन्होंने किसी को बाहर न निकलने दिया। मौत का नंगा नाच बिना रुके जारी था। तभी स्क्रीन पर फिल्म चलनी बंद हो गई। मध्यम सी लाइटें वहां जल उठीं। लोग स्पष्ट नजर आने लगे। सैफ और मिर्ज़ा निशाना ले लेकर गोलियां चलाने लगे। चीखो पुकार जारी थी। कुर्सियों पर उल्टे पुल्टे ढंग से पड़ी लाशें रोशनी में नजर आ रही थीं। तभी वो दरवाज़ा खुला और कोई भीतर आया। सैफ की निगाह उस तरफ घूमी। मैं सिनेमा हॉल का मैनेजर हूँ, ये क्या हो रहा? सैफ ने गन का मुंह खोल दिया। वो मैनेजर ढेरों गोलियां खाकर वापस दरवाजे से जा टकराया। बस कर, मिर्ज़ा डांट किटकिटाया बोला। हमें बंधक भी चाहिए। सारे थोड़े ना मर गए होंगे, सैफ गुर्राया। बहुत जिंदा होंगे। दोनों ने फायरिंग रोक दी। तभी मिर्ज़ा ने चीख कर कहा, यह आतंकवादी हमला है। अब हम गोलियां चलानी बंद कर रहे हैं। कोई शरारत ना करे। चुपचाप स्क्रीन के सामने वाली खाली जगह में पहुंच जाए। जो बचे हैं वो अब हमारे बंधक हैं। हम उन्हें कुछ ना कहेंगे। जवाब में खामोशी रही। घायलों की चीखों पुकार बराबर कानों में पड़ रही थी। सब डरे हुए हैं। वे अभी अपनी जगहों से बाहर नहीं आएंगे, सैफ बोला। अब नहीं तो 10 मिनट बाद बाहर निकलेंगे, मिर्ज़ा ने कड़वे स्वर में कहा। जाएंगे कहाँ? वो भी यहाँ और हम भी यहाँ। बशीर अभी बाहर है। सैफ ने दरवाजे की तरफ नज़र मारी। आ जाएगा। हमें कुर्सियों की लाइनों के बीच में छिपे लोगों को निकाल कर स्क्रीन के सामने खुले में इकट्ठे करना है। तू उधर से जा और मैं इधर से जाता हूँ, मिर्ज़ा बोला। इधर भी दाएं बाएं कुर्सियों के बीच कई लोग छुपे होंगे। हम यहाँ से हटे तो वे बाहर भागेंगे। ठीक है, तू यहीं रह, मैं लोगों को बाहर निकाल कर इकट्ठा करता हूँ। बशीर ने 2 मिनट में ही वहाँ लाशें ही लाशें बिछा दी थीं। कोई जिंदा नज़र नहीं आ रहा था। जो जिंदा थे वे दाएं बाएं छिप गए थे। इस काम से निपटकर बशीर शीशे के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ था, जहाँ गार्डों की लाशें और अन्य लोगों की लाशें पड़ी नजर आ रही थीं। खून बहकर फर्श पर बिखर रहा था। दरिंदा वहशी दिख रहा था बशीर इस वक्त। हाथ में थमी गन उस भूखे शेर की तरह थी जो अपने शिकारों को तलाश रही हो। जहाँ कुछ पहले खासी चहल पहल थी, वहाँ अब लाशों का मातम पसरा पड़ा था। तभी बशीर की नज़र 2 युवकों पर पड़ी जो रेस्टोरेंट की टेबल के नीचे दुबके हुए थे। बशीर गन थामे तुरंत आगे बढ़ा और रेस्टोरेंट की टेबलों के पास पहुंचा जो खुले में लगी थी। वहाँ इधर उधर बिखरी लाशें पड़ी थीं। दिल दहला देने वाला नज़ारा था। बशीर गुर्राया, चलो बाहर निकलो। हमें मत मारना, एक युवक ने भयभीत स्वर में चीख कर कहा। मारना होता तो अब तक तुम मर चुके होते, बशीर ने दांत पीस कर कहा। बाहर निकलो। दोनों युवक डरे सहमे बाहर निकले। जल्दी आओ इधर। बशीर ने हाथ में दबी गन को कुछ दूर पड़े बैगों की तरफ इशारा किया। उन बैगों को भीतर ले जाना है। यह सुनकर युवकों के चेहरों पर राहत के भाव उभरे। जल्दी करो वरना मार दूंगा, बशीर गुर्राया। दोनों युवक कांपती टांगों से बैगों की तरफ बढ़ गए। बशीर गन थामे उनके साथ था। तीनों बैग लेकर ऊपर हॉल तक चलो, जल्दी करो। युवकों ने एक एक बैग कंधों पर लादा। भारी है, एक युवक के होठों से निकला। मौत से ज़्यादा भारी नहीं है, मेरा काम पूरा करो वरना गोली मार दूंगा। तीसरा बैग दोनों ने मिलकर दाएं बाएं से पकड़ लिया। चलो अब, बशीर गन लहराकर वहशी स्वर में बोला। वे युवक बैगों को संभाले भीतर की तरफ बढ़ने लगे।
बशीर आसपास देखता सतर्कता से उनके साथ था। भारी बैगों के साथ युवकों ने किसी तरह सीढ़ियां चढ़ीं। ऊपरी मंजिल पर पहुंचे वे हांफने लगे थे। यहाँ भी बिखरी लाशों का मंजर सामने था। युवक बैग नीचे रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। सिनेमा हॉल के भीतर जाने का दरवाज़ा किधर है? बशीर गुर्राया। वो उधर। एक युवक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बैगों को यहाँ तक लाने का शुक्रिया मेरे दुश्मनों। बशीर ने दांत किटकिटाकर उनकी तरफ गन सीधी की। यह देखकर एक युवक ने मौत के भय से बशीर पर झपट्टा मारा। उसकी गन पकड़कर फर्श की तरफ कर दी। जरा सा ट्रिगर दबा, कुछ गोलियां निकलकर फर्श से टकराईं। कमीनों, गन छोड़ो। बशीर ने गन छुड़ानी चाहिए। तभी खौफ में डूबा दूसरा युवक जल्दी से नीचे झुका और उसकी दोनों टांगें पकड़कर झटका दिया। बशीर के पांव उखड़ गए। वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। गन उसके हाथ से छूट गई। राजू, एक युवक गन को दूर फेंकता बोला, पकड़ कमीने को, कचूमर बना दे इसका। राजू नाम का दूसरा युवक बशीर की छाती पर बैठकर उसके चेहरे पर धड़ाधड़ घूंसे मारने लगा। बशीर ने छटपटाकर उसका मुकाबला किया। उसकी छाती पर घूंसा मारा, उसे अपने ऊपर से धक्का देकर नीचे लुढ़काया और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। परंतु राजू उसी पल संभल चुका था। उसने तेजी से पुनः उसकी पिंडलियां थामी और खींच दी। बशीर पुनः धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसके बाद तो दोनों उसे ठोकरे मारने लगे। मार साले को, देख तो कितने लोगों को मार दिया है, हमें भी मारने जा रहे थे। गुस्से से भरे हुए ठोकरे मारे जा रहे थे। बशीर के होठों से चीखें निकलने लगी। वो खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु वे दोनों उसे मौका नहीं दे रहे थे। तड़प कर लेटे ही लेटे बशीर ने 8-10 कदमों की दूरी पर मौजूद गन की तरफ सरकना चाहा। राजू, ये बंदूक पकड़ना चाहता है, इसकी तो ऐसी तैसी। दोनों ने ठुकाई तेज कर दी। बशीर चीखे जा रहा था। सारा शरीर पीड़ा से भरता जा रहा था। दोनों थकने लगे थे, परंतु वे रुकने का इरादा नहीं रखते थे। मुझे मत मारो, बशीर पीड़ा भरे स्वर में चीखा। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। परंतु वे मारते रहे। बेदम होने लगा बशीर। चीखें कराएं धीमी पड़ने लगी। जल्दी वो वक्त आया जब बशीर पूरी तरह बेदम हो गया, बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गया। युवक ठिठका और हाफने के अंदाज में सांसें लेने लगा। राजू अभी तक उसे ठोकरे मारता जा रहा था। बस कर, मर जाएगा। युवक ने राजू को टोका। मरने दे, इसने बहुत लोगों को मारा। पुलिस हमें पकड़कर जेल में बंद कर देगी। यह सुनकर राजू ठिठका और हाँफने लगा। दोनों ही हाँफ रहे थे। नीचे पड़ा बशीर जरा जरा कराता हौले हौले हिल रहा था। कमीनों ने कितने लोगों को मार दिया। राजू बशीर को एक और ठोकर जमाता कह उठा। लेकिन इसने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, दिमाग फिर गया होगा। दिमाग नहीं फिरा, ये यहाँ यही करने आए थे, तभी तो हथियार साथ लाए हैं। तू ठीक कहता है ओमी, यह जिंदा है। थोड़ी देर में यह फिर गोलियां चलाने लगेगा, ओमी बोला। राजू ने हॉल के दरवाजे को देखकर कहा, यह हमसे हॉल में जाने का रास्ता पूछ रहा था। इसके 2 साथी और भी हैं, वो हॉल के भीतर होंगे। लगता है उन्होंने हॉल के भीतर भी कुछ गड़बड़ की होगी, राजू चिंतित स्वर में बोला। वो बाहर आ गए तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, वे हमें मार देंगे। चल भाग चलें, ओमी ने कहा। राजू के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर बोला, इसका क्या करें? इसे साथ ले चलते हैं, पुलिस के हवाले करेंगे, शायद कुछ इनाम वगैरह मिल जाए। यह ठीक रहेगा, राजू ने कहते हुए बशीर की टांगें पकड़ी और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा। इस तरह तो यह मर जाएगा। साथ चलता, ओमी कह उठा। देखता रहे। वे सीढ़ियों के पास पहुंचे। राजू ने अर्धबेहोशी की हालत में पड़े बशीर को कंधे पर लाद लिया। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। साले ने माथे पर तिलक तो ऐसे लगा रखा है जैसे घर से निकलने से पहले पूजा की हो कि शुभ काम पर जा रहा है। ओमी ने गुस्से से कहा, मेरा मन नहीं भरा, मैं इस हरामी को 100 जूतियां लगाना चाहता हूँ। पुलिस के लिए भी कुछ छोड़ दे, राजू कह उठा। पुलिस तेल में भिगोकर जूतियां मारेगी, उनकी जूतियों का साइज भी बड़ा होता है। हमारी कमज़ोर जूतियां टूट फूट जाएंगी। बाप तो मेरा वैसे ही कसाई है, पूछेगा जूतियां कैसे टूटी और वो अपनी जूती उतार लेगा मुझे ठोकने के लिए। हर तरफ लफड़ा है। सीढ़ियां उतरकर वे नीचे आए। हर तरफ मरघट जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। लाशें यहाँ वहाँ बिखरी थी। मेरा तो दिल कांप रहा है लाशें देखकर, ओमी बोला। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। बशीर को कंधे पर लादे राजू बाहर की तरफ बढ़ता कह उठा, जिनके लोग मरे हैं उन्हें जब खबर लगेगी तो उनका क्या हाल होगा। वे बाहर आ गए। बाहर भी बिखरी लाशों का ही नज़ारा दिखा। पकड़ इसे, राजू बोला। नीचे लेटाना है, ध्यान से, इसे चोट ना लगे। ओमी ने अर्ध बेहोश बशीर को सहारा दिया और खुले आसमान के नीचे सिनेमा हॉल के बाहरी लाल फर्श पर उसे लिटा दिया। उसके बाद राजू ने गहरी सांसें ली। बशीर कुनमुनाया। साला, ओमी ने उसकी कमर में जोरों की लात मारी। होश में आने को तड़प रहा है, इसे तो फांसी मिलेगी, राजू ने कहा। बहुतों को मारा इसने। यहाँ पुलिस तो नज़र नहीं आ रही, इसका क्या करें? ओमी ने आसपास देखा। पुलिस को फ़ोन कर। वो सामने विंडो खिड़की के पास फ़ोन बूथ है। सिक्का कहाँ है? मेरे पास 10 का नोट नहीं है तेरे पास? उससे क्या होगा, सिक्का तो नहीं है।
यहाँ कोई नज़र भी नहीं आ रहा कि जिससे छुट्टा कर लूँ। वे नहीं जानते थे कि 100 नंबर पर कॉल फ्री में होती है। पुलिस आती ही होगी, इतना शोर पड़ा है, किसी ने तो पुलिस को फ़ोन किया ही होगा। तभी बशीर ने होठों से कराह निकाली, उसकी बंद पलकें कांपी। ये तो बार बार होश में आने की कोशिश में है, ओमी ने कहा। राजू ने जूते की ठोकर उसकी कनपट्टी पर दे मारी। बशीर छटपटाकर शांत पड़ गया। ये तूने क्या किया? पता नहीं, उपन्यासों में कई बार पढ़ा है कि कनपट्टी पर मार दो तो सामने वाला बेहोश हो जाता है। मैंने भी वैसे ही किया, राजू ने कहा। ये बेहोश हो गया? हो गया होगा। राजू ने बशीर को देखा, लेकिन मुझे पता नहीं, कहीं ये मर ना गया हो, ओमी ने हड़बड़ाकर कहा। उसी पल वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंज उठी। पुलिस आ गई। ओमी हड़बड़ाकर बोला, अब क्या होगा? तू पुलिस को यह मत बताना कि इसकी हमने ठुकाई की है। यही कहना कि आहिस्ता से 2 हाथ मारे थे और ये बेहोश हो गया। ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगा। तू भी ऐसे ही कहना, भूल मत जाना। पर पुलिस पूछेगी तो सही कि ये हमारे से हाथ कैसे लगा। वो सच सच बता देंगे कि क्या हुआ था, हमने कैसे इसे पकड़ा। 50 कदमों के फासले पर सिनेमा हॉल के ऊपर उठे दायरे के बाहर सड़क किनारे पुलिस की कारें आकर रुकने लगीं। कारों की जलती बुझती लाइटें, चीख रहे सायरन की आवाज़ें, कारों से निकलते पुलिस वाले और यहाँ बिखरी पड़ी लाशें। वातावरण में रची गंभीरता और सनसनी में हर पल अब बढ़ोतरी होने लगी थी। सिनेमा हॉल में मध्यम सी रोशनी फैली थी। जरा जरा सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सैफ गन थामे हॉल में घूमता ऊंचे स्वर में कह रहा था, जो भी छुपा हो वो बाहर निकल आए। अब हम किसी पर गोलियां नहीं चला रहे, किसी की जान नहीं ले रहे। जो भी सलामत है वो अब हमारा बंधक होगा। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। जो बच गए हैं वो जिंदा रहेंगे। मुझे बार बार न कहना पड़े। निकल आओ बाहर। छिपे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे क्रोध आ गया तो खामा मरोगे। उठो और बाहर आ जाओ। स्क्रीन की तरफ खाली जगह है, वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, तुम सब भी वहीं पहुँचो। सैफ को अलग अलग तरफ से 3 लोग कुर्सियों के बीच में से उठते दिखे। शाबाश, इसी तरह बाहर आते रहो, सैफ ऊंचे स्वर में कहे जा रहा था। स्क्रीन की तरफ जाओ और लोगों में बैठ जाओ। इस मामले को मामूली मत समझो, यह आतंकवादी हमला है। तुम लोग हमें आतंकी कहते हो, लेकिन हम आतंकी नहीं हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोगों की समझ में हमारी लड़ाई नहीं आएगी। इसे हिंदुस्तान की सरकार ही समझ सकती है। तुम लोग तो सिर्फ मोहरे हो। निकलो, बाहर निकलो जल्दी। तभी 2 आदमी और हॉल की कुर्सियों के बीच में से उठते दिखे। शाबाश, इसी तरह उठते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम लोगों को हमसे कोई खतरा नहीं है। पहले गोलियों बल चलाना ज़रूरी था ताकि तुम लोगों को यकीन आ जाए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे। वैसे भी हम थोड़े वैसे भी हमें थोड़े से बंधक चाहिए थे। ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत नहीं थी। तुम जितने बचो उतने ही हमें चाहिए थे। तभी स्क्रीन की तरफ से मिर्ज़ा की ऊंची आवाज़ आई, राम, बोल श्याम। सैफ ने भी ऊंचे स्वर में कहा। मोहनदास नहीं आया अभी तक। सैफ समझ गया कि मिर्ज़ा बशीर के बारे में कह रहा है। मुझे भी उसकी चिंता है, बाहर देखूं क्या? सावधानी से देख, खतरे में नहीं पड़ना। हमें हर हाल में मिशन पूरा करना है राम, मिर्ज़ा की आवाज़ आई। ठीक है श्याम, सैफ ने ऊंचे स्वर में कहा। फिर जिस दरवाजे से वे हॉल में सरकते भीतर आए थे उसी तरफ जाता सैफ पुनः ऊंचे स्वर में कहने लगा, बाहर निकलो। मेरा गला थक रहा है बार बार ये कहते। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जो भी छिपे पड़े हैं बाहर आ जाओ। अब मैं ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करूंगा, तब जो भी मुझे मिला उसे गोली मार दूंगा। सैफ के इन शब्दों का ज़्यादा असर हुआ। कई लोग उठे और लाशों के बीच में से रास्ता बनाते कुर्सियों की लाइन से बाहर निकलकर स्क्रीन की तरफ जाते रास्ते की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ गन थामे मिर्जा मौजूद था और नीचे बैठे 50 के करीब लोग थे। सैफ गन थामे हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ जा पहुंचा। एक नज़र स्क्रीन की तरफ जाते लोगों पर मारी, सब ठीक था। फिर सैफ 8-10 सीढ़ियाँ उतरकर दरवाजे के पास पहुंचा। सतर्कता से गन थाम रखी थी। दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की आहटें लेने की चेष्टा की, परंतु सब शांत था। कोई आहट आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी। सैफ के होंठ भिज गए। बशीर को अब तक हर हाल में आ जाना चाहिए था। सैफ ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और झिर्री में से बाहर झांका। 1-2 लाशें पड़ी दिखीं। अगले ही पल सैफ की आंखें सिकुड़ गईं। उसे फर्श पर पड़ी गन दिखाई दी थी। यकीनन वो गन बशीर की थी। दांत भिज गए सैफ के। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला और हाथ में दबी तैयार गन को आगे कर लिया, परंतु सब कुछ शांत रहा। सैफ ने सिर आगे किया और बाहर झाँका। उसकी घूमती नज़रें गन पर से होती हुई उन 3 बड़े बैगों पर जा टिकी। एक तरफ छोटा बैग भी गिरा पड़ा था जो कि बशीर का ही था। सैफ का दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। गन यहाँ, बड़े बैग तीनों यहाँ, छोटा बैग भी एक तरफ पड़ा था। तो बशीर कहाँ है? बशीर के साथ कोई अनहोनी पेश आई है। सैफ के शरीर में खूंखारता भरी लहर दौड़ती चली गई। बशीर, सैफ ने ऊंचे स्वर में पुकारा, परंतु जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। सैफ गन थामे दरवाज़ा पूरा खोलकर बाहर निकला और उस कॉमन हॉल में नजरें दौड़ाईं, परंतु वहाँ बशीर तो क्या, कोई भी नहीं था। दूर स्वीपर की लाश पड़ी थी। सैफ के होठ भिज गए। उसने गन को, बैगों को देखा। अब ये तो स्पष्ट था कि बशीर खतरे में पड़ चुका है।
या फिर फंस चुका है, वरना वो गन को किसी भी हाल में अपने से जुदा नहीं कर सकता था। सैफ आगे बढ़ा और बशीर की गन उठाकर अपने कंधे पर कस ली। वो वापस दरवाजे पर पहुंचा, भीतर प्रवेश हुआ, 8-10 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और अब हॉल का नज़ारा उसके सामने था। तभी कुछ कदमों की दूरी पर एक आदमी को स्क्रीन की तरफ जाते देखा। इधर आ। वो आदमी ठिठका। मध्यम सी रोशनी में वो पलटते दिखा। मेरे पास आ। मुझे मत मारो। वो आदमी कांपते सर में क्या उठा। मैं उधर जा तो रहा हूँ। काम है, मेरे पास आ। सैफ गुर्रा उठा। वो आदमी डर से कांपता उसके पास आ पहुंचा। उधर चल, दरवाजे के पास। सैफ उसे लेकर सीढ़ियां उतरा और दरवाजे के पास पहुंचा। सैफ ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। बाहर पहले की तरह ही सुनसानी थी। वो देख, 3 काले बैग पड़े हैं। उधर एक छोटा बैग भी पड़ा है। उन सब बैगों को भीतर ले आ। उस आदमी ने फौरन सिर हिला दिया। सैफ ने उसकी छाती पर गन की नाल रखी और दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, अगर भागने की कोशिश भी की तो गोलियों से बूंद। मैं नहीं भागूंगा। वो भय से कांपते सर में कह उठा, जा। वो आदमी कांपती सी टांगों से दरवाजे से बाहर निकला और बैगों की तरफ बढ़ गया। सैफ उसकी तरफ गन साधे सतर्कता से खड़ा हुआ। पहले वो एक बैग घसीट कर दरवाजे तक लाया, फिर दूसरा, तीसरा और छोटा बैग भी ले आया। सैफ ने पूरा दरवाज़ा खोला। वो आदमी सब बैगों को भीतर ले आया। सैफ ने एक नज़र पुनः दरवाजे के बाहर मारी, इस आशा से कि शायद बशीर दिख जाए, परंतु बशीर नहीं दिखा। बशीर! सैफ ने ऊंचे सर में एक आवाज़ फिर लगाई। जवाब में सन्नाटा छाया रहा। यकीन हो चुका था सैफ को कि बशीर खतरे में पड़ गया। सैफ ने दरवाज़ा बंद किया, ऊपर नीचे की सिटकनी चढ़ाई, फिर उस सहमे से खड़े आदमी से कहा, इन बैगों को एक एक करके वहाँ ले जाओ जहाँ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। पहले तुम छोटा बैग ले जाओ, वहाँ से 2 आदमी साथ लेते आना। इस तरह तीनों बैग एक ही बार में वहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी करो। वो आदमी छोटा बैग लेकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। 5 मिनट बाद वो वापस आया तो 2 आदमी उसके साथ थे। तीनों ने बड़े वाले तीनों बैग उठाए और सीढ़ियाँ चढ़कर स्क्रीन की तरफ बढ़ गए। गन थामे सैफ उनके साथ था। रास्ता तय करके वे स्क्रीन के सामने वाली खाली जगह में जा पहुँचे। बैग नीचे रखो और लोगों के साथ जाकर बैठ जाओ। उन तीनों ने ऐसा ही किया। सैफ ने होठ पीछे लोगों पर निगाह मारी। 60-70 के करीब थी उनकी संख्या। आदमी, औरत और कुछ बच्चे भी थे। हॉल की मध्यम रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। सैफ गन वाला हाथ हवा में लहराता चीखा, खबरदार जो किसी ने शरारत करने की चेष्टा की, जो बोलेगा वो मरेगा। हमारी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे। किसी की आवाज़ नहीं उभरी। हम बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भी बाहर भी। ये जगह भीतर बाहर हमारे कब्जे में है। यहाँ सिर्फ हम लोगों की चलेगी। सैफ पुनः कह उठा, मैं फिर कहता हूँ, जिंदा रहना है तो हमारी बात सुनो। जो हम कहें वही करो। सब चुपचाप बैठ जाओ। सैफ ने उस तरफ खड़े मिर्ज़ा की तरफ बढ़ना शुरू किया। हमें परेशान करने की चेष्टा की तो हम गोलियां चला देंगे। ये मत भूलना कि सिनेमा हॉल में हर तरफ लाशें बिखरी हैं। तुम सबकी लाशें भी यहीं पड़ी होंगी, और कोई चालाकी की तो। सैफ मिर्ज़ा के पास आ पहुंचा। बशीर उधर है, दरवाजे के पास। मिर्ज़ा ने धीमे स्वर में पूछा। गड़बड़ हो गई मिर्ज़ा। सैफ भिचे स्वर में धीमे से बोला। दोनों की नज़रें वहाँ बैठे लोगों पर थी। कैसी गड़बड़? बशीर के साथ बुरा हो गया? क्या मतलब? मिर्ज़ा की आंखें सुखड़ी। बैग तो सब आ गए, फिर बशीर? उसकी गन हॉल के दरवाजे के बाहर पड़ी मिली है। ये रही मेरे कंधे पर। बैग भी वहीं थे, परंतु बशीर नहीं था। यह क्या कह रहा है? मिर्ज़ा हक्का बक्का रह गया। बशीर किसी भी हालत में गन को अपने से अलग नहीं कर सकता था। मिर्ज़ा को लगा जैसे उसके जिस्म में दौड़ता खून कुछ पलों के लिए रुक गया हो। वो सैफ को देखे जा रहा था। 2 क्षण उनके बीच खामोशी रही। बोल मिर्ज़ा, कुछ तो कह। सैफ बोला। बशीर भाग तो नहीं गया डर कर? यह नहीं हो सकता। सैफ चिंतित और व्याकुल सर में बोला। उसकी गनें दरवाजे के बाहर पड़ी मिली। पास ही में बैग थे। स्पष्ट है कि वो ऊपर तक आ गया था। उसके बाद ही उस पर कोई मुसीबत आई। हम ये भी नहीं जान सकती कि उस पर क्या मुसीबत आई। उस मध्यम रोशनी में दोनों की नज़रें मिली। हमें अपना मिशन ठीक से पूरा करना है सैफ, मिर्ज़ा ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, हम 2 हैं तो क्या हुआ, मिशन को पूरा करके ही रहेंगे। सैफ दांत पीस कर बोला। अब सब कुछ हमारे काबू में है। आगे आगे भी काबू में। वो देख उधर, मिर्ज़ा चीखा। कोई कुर्सियों के बीच में से निकलकर दरवाजे की तरफ दौड़ा है। कहने के साथ ही मिर्ज़ा गन थामे कुर्सियों के बीच बने रास्ते की सीढ़ियां तय करते तेजी से उस तरफ दौड़ा। भून दे हरामजादे को! सैफ गला फाड़कर चीखा। चंद पलों में ही मिर्ज़ा वहां पहुंच चुका था। उसने एक आदमी को दरवाज़ा खोलने की चेष्टा में लगे पाया। मिर्ज़ा ने गन का मुंह खोला। तड़ तड़ तड़! वो आदमी चीखों के साथ वहीं ढेर हो गया। मिर्ज़ा गन थामे भिचे दांतों से सीढ़ियां चढ़कर उतरकर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे की सिटकनियों को चेक किया। ऊपर वाली सिटकनी खुली पड़ी थी, नीचे वाली बंद थी। मिर्ज़ा ने ऊपर वाली सिटकनी बंद की, वापस सीढ़ियां चढ़कर हॉल में पहुंचा। ठिठक कर गन थामे हर तरफ नज़र मारी। हॉल में कतार में लगी कुर्सियां दिख रही थीं। यहाँ वहाँ कुर्सियों पर पड़ी लाशों का आभास हो रहा था। मरने वाले सब हमारे दुश्मन हैं, मिर्ज़ा बड़बड़ाया,
फिर चीखा, मैं आखिरी बार छिपे लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो बाहर आ जाए, वहाँ बैठे लोगों में चला जाए। अब हम लोगों को मार नहीं रहे, बंधक बना रहे हैं। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, उसके बाद मैं छिपे लोगों को ढूंढना शुरू कर दूंगा। जो भी मिला उसे गोलियों से भून दूंगा। अपनी जान बचाओ और चुपचाप बाहर निकलकर वहां बैठे लोगों में शामिल हो जाओ। जल्दी करो, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया है मैंने। मिर्जा को शब्दों का पर्याप्त असर हुआ। हॉल में अलग अलग दिशाओं में से सीटों के बीच से 8-10 लोग उठे और स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगे। हरामजादे! मिर्जा उन लोगों को देखते बड़बड़ा उठा। देखते ही देखते वे सब स्क्रीन के सामने वाले हिस्से में पहुंचे और लोगों के बीच जा बैठे। मिर्जा को यकीन था कि अभी और लोग भी छुपे पड़े हैं। सिर्फ 5 मिनट, मिर्जा पुनः ऊंची आवाज़ में बोला। उसके बाद मैं छिपे लोगों को ढूंढना शुरू करने वाला हूँ। इन शब्दों के तुरंत बाद 2 लोग और उठे, स्क्रीन की तरफ जाने लगे। साले कुत्ते! मिर्जा पुनः बड़बड़ा उठा। मिर्जा की नज़रें वहाँ हर तरफ घूमती रहीं। श्याम, मिर्जा ने पुकारा। बोल राम, बैग से फ़ोन निकाल। समझा? कौन सा वाला? सैटेलाइट? हाँ, उस पर बात कर। अभी मैं इधर ही रहूँगा, यहाँ कई लोगों के छिपे होने की संभावना है, मिर्जा ने ऊंचे स्वर में कहा। सैफ ने सैटेलाइट फ़ोन चालू किया। एक हाथ में गन थी, दूसरे में फ़ोन। सैटेलाइट फ़ोन लिस्ट में 3 नंबर चमक उठे। सैफ ने पहला नंबर मिला दिया, फ़ोन कान से लगाया। नज़रें वहाँ बैठे लोगों पर जा रही थी, जो कि भीड़ बकरियों की तरह बैठे थे। हेलो! उधर से लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। लीडर, सैफ के होठों से निकला। दल नंबर 3 से सैफ बोल रहा हूँ। मैंने आवाज़ पहचान ली है। लीडर का सर कानों में पड़ा। हम कामयाब रहे, सैफ सख्त स्वर में बोला। जानता था कि दल नंबर 3 सबसे बढ़िया काम करेगा। तुम लोगों ने कर दिखाया। लीडर का खुशी भरा स्वर सैफ के कानों में पड़ा। एक गड़बड़ हो गई है। बशीर हमसे अलग होकर शायद किसी मुसीबत में पड़ गया। ये तो बुरा हुआ, परंतु तुम लोगों ने हौसला नहीं खोना है। शायद बशीर ठीक हो, मैं पता करता हूँ। सैफ कुछ नहीं बोला। अब तुम लोगों की क्या स्थिति है? हमारे पास 50 से ज़्यादा बंधक हैं, शायद 60 से 80 तक। बहुत बढ़िया, शानदार। मैंने ऐसा ही सोचा था। अली बहुत खुश होगा दल नंबर 3 से। कितनी लाशें बिछाई? बेहिसाब, सैफ ने दांत भींच कर कहा। सिनेमा हॉल भरा पड़ा था। हमने यहाँ पहुँचते ही फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जानते हो ना कि अली ने कहा है कि एक लाश पर 10-10 हज़ार तीनों को मिलेगा। इस तरह तो तुम लोग करोड़ों कमा लोगे। और कोई परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को? नहीं, बशीर के अलावा सब ठीक है। बशीर के बारे में मैं पता करता हूँ। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसने अवश्य कोई गलती की होगी। इस वक्त सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोचो। तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है मिशन को बढ़िया ढंग से पूरा करना। हिंदुस्तान को दिखा देना है कि अगर पाकिस्तान से टक्कर ली तो पाकिस्तान खत्म कर देगा हिंदुस्तान को। अली का अगला मिशन हिंदुस्तान के कई हिस्सों को पाकिस्तान से मिला लेने का है। ये मिशन पूरा करो, फिर हम हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट सकेंगे। ऐसा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अली ने सब प्लान बना रखा है, लेकिन काम तो तुम लोगों ने ही करना है। ये काम निपटाकर वापस पाकिस्तान पहुँचें तो कुछ आराम के बाद दूसरा मिशन शुरू कर दिया जाएगा। अब तुम अली के सैटेलाइट फ़ोन पर उससे बात करो। उसका नंबर क्या है? तुम्हारे इसी सैटेलाइट फ़ोन में अली का नंबर फीड है। इसमें 3 नंबर है। हाँ, पहला मेरा, दूसरा अली का और तीसरा हिंदुस्तान के मशहूर न्यूज़ चैनल सबसे आगे का फ़ोन नंबर है। अली से बात करना, वो तुम लोगों को बताएगा कि आगे क्या करना है। तुम जब भी चाहो इसी सैटेलाइट फ़ोन से मुझसे बात कर सकते हो। सैफ ने फ़ोन काटा और फ़ोन लिस्ट में मौजूद दूसरा नंबर मिलाया। बैल जाने लगी। फिर अली की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो जनाब, मैं सैफ बोल रहा हूँ दिल्ली से। हमने अपना काम कर दिया, सैफ ने खुशी भरे स्वर में कहा। शाबाश! अली का जोश भरा स्वर कानों में पड़ा। मैं जानता था कि तुम लोग हिंदुस्तान को सबक सिखा कर रहोगे। बशीर की तरफ से गड़बड़ हो गई, वो शायद खतरे में फंस गया है। बशीर का मुझे अफसोस है, लेकिन तुम लोग ढीले मत पड़ना। पाकिस्तान के सरताज हो तुम सब। मिर्जा है ना तुम्हारे साथ? जी हाँ। गोला बारूद भी पास में है? लीडर ने जो बैग हमें दिए थे वो सब हमारे पास हैं, परंतु उन्हें खोल के अभी देखा नहीं। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, आराम से सामान चेक करो। दिखा देना हिंदुस्तान को कि हम किसी से कम नहीं। मुझे तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दो तुम लोग। तुम लोग जब वापस लौटोगे तो सरहद पर तुम सबका बहुत शानदार स्वागत होगा। जी जनाब, हम आपका सिर नहीं झुकने देंगे। शाबाश मेरे शेरों! अली के सर में हवा देने वाले भाव थे। अब स्थिति तुम्हारे और मिर्ज़ा के काबू में है, पूरी तरह जनाब। खूब। तो सैटेलाइट फ़ोन में तीसरा नंबर जो है वो सबसे आगे नाम के न्यूज़ चैनल का है। उन्हें फ़ोन करके बताओ कि विकासपुरी के सिनेमा हॉल पर तुम लोगों का कब्जा है। ये खबर देकर दहशत फैलाओ दो दिल्ली में। मैं अब तुम सबके ही भरोसे पर हूँ। हमसे आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी जनाब। मैं आपको फिर फ़ोन करूँगा। न्यूज़ चैनल से कहना कि अपनी मांगें तुम कल बताओगे। तुम जानते ही हो कि कैसे बात। मुझे सब याद है जनाब। बातचीत खत्म हो गई। सैफ ने सबसे आगे न्यूज़ चैनल का नंबर मिलाया।
फ़ौरन ही बात हो गई। हेलो। उधर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ से बोल रहे हो? सैफ ने शांत स्वर में पूछा। सबसे आगे न्यूज़ चैनल से। आप कौन हैं? उधर से पूछा गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। विकासपुरी का सिनेमा हॉल हमारे कब्जे में है। यहाँ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। 60 से 80 लोग इस वक्त हमारे बंधक हैं। हे भगवान! उधर से बात करने वाले के होठों से निकला। विकासपुरी का सिनेमा हॉल? हाँ, यहाँ सब कुछ हमारे कब्जे में है। आखिर तुम लोग कितने हो? उधर से पूछा गया। क्या मतलब? सैफ ने पूछा। फिर चिल्लाकर एक आदमी से कहा, उठने की कोशिश मत करो, वहीं बैठे रहो। अभी अभी खबर मिली थी कि साउथ एक्सटेंशन के रॉयल नाइट क्लब पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने मुझसे बात की थी। और अब तुम कह रहे हो कि विकासपुरी का सिनेमा हॉल तुम लोगों के कब्जे में है? तुम मुझसे मेरी बात करो, मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। सैफ ने शांत स्वर में कहा। इस वक्त मेरे सामने विकासपुरी के सिनेमा हॉल में लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अनगिनत लाशें, बेहिसाब लाशें। मैं सब लोगों को देख रहा हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मुझे लाशें ही दिखाई दे रही हैं। मैं अनुमान से भी नहीं बता सकता कि कितनी लाशें होंगी। 60 से 80 तक बंधक हैं मेरे पास। हम कई लोग हैं। बंधकों की गिनती अभी करने का वक्त नहीं मिला। वो सब सहमे से डरे से हमें देख रहे हैं। तुम लोग चाहते क्या हो? हमारी मांगे हैं। वे ना मानी गई तो हम इन सब बंधकों को मार देंगे और बाहर आकर और लोगों को मारेंगे। हमारे पास सैकड़ों ग्रेनेड और ग्रेनेड लॉन्चर हैं। आरडीएक्स है। हम बारूद लगाकर इस पूरी इमारत को उड़ा देंगे। हज़ारों की जान लेंगे हम। ऐसा करके तुम लोग बच जाओगे? हाँ, बच जाएंगे। अपने निकलने का रास्ता तैयार करके ही हम आए हैं। सैफ ने कठोर स्वर में कहा। कहाँ से आए हो? हमने कहाँ से आना है? हम तो यहीं के हैं, हिंदुस्तान के। क्या नाम है तुम्हारा? राम। राम? उधर से पूछा गया। हाँ, मेरा नाम राम है। मेरे साथी का नाम श्याम है। यानी कि तुम दो हो? और भी हैं। मैं तुम्हें अपनी गिनती क्यों बताऊं कि हम कितने हैं? सुनो, अब और लाशें मत बिछाना। ये अच्छी बात नहीं है। तुमने जो बात करनी है मुंह से करो। अब तो मुंह से ही बातें कर और लोगों को मत मारना। ये तो इस बात पर निर्भर है कि दिल्ली हमारी मांगें मानती है या नहीं। तुम अपनी मांगें बताओ। हमारा न्यूज़ चैनल तुम लोगों की मांगें दिल्ली सरकार को बताएगा। कल फ़ोन करके हम अपनी मांगें बताएंगे। अभी क्यों नहीं? हमें कोई जल्दी नहीं है। ये खेल लंबा चलने वाला है। कल मांगें बताई जाएंगी। अगर हमारी मांगें ना मानी गई तो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली वालों का खून ही खून नजर आएगा। बहुत कुछ होगा। और रॉयल नाइट क्लब पर कब्जा करने वाले भी तुम्हारे ही साथी हैं? उधर से कहा गया। मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने भी तुम जैसी ही बात की है। वो भी अपनी मांगें कल बताएंगे। एक बात और बताओ। क्या? तुम लोगों के नाम क्या हैं? राम और श्याम? नहीं, तुम लोग राम श्याम नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। इन नामों का कोई भी इंसान खून खराबा नहीं कर सकता जो कि तुम लोगों ने बताया कि तुमने किया है। सिनेमा हॉल में लाशें ही लाशें हैं। मेरा नाम राम है। मेरी बात का तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। इस बात का यकीन मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे अपना असली नाम बताओ। यही मेरा असली नाम है, बेवकूफ़। सैफ गुस्से से बोला। बहस क्यों करता है? मैं तुम्हें यह बात व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ कि इतना खून बहाकर तुम बच नहीं सकते। बेहतर होगा कि अपने को कानून के हवाले। बकवास मत करो। सैफ ने दांत भींच कर कहा। अगर तुम्हें खबर नहीं चाहिए तो मैं दूसरे चैनल से बात करता हूँ। उधर से गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। ठीक है, तुम हमसे बात करते रहो। याद रखो कि विकासपुरी सिनेमा हॉल हमारे कब्जे में है। यहाँ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। 60 से 80 बंधक हमारे कब्जे में हैं। अगले फ़ोन पर बंदूकों की सही संख्या बता दी जाएगी। हमारी मांगें नहीं मानी गई तो बंदूकों को मार दिया जाएगा। हमसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना की जाए। पुलिस और कमांडो सिनेमा हॉल से दूर रहें। कुछ भी करने की चेष्टा की गई तो हम सबसे पहले बंदूकों को मारेंगे। मांगे बताने के लिए कल फ़ोन करेंगे हम। मेरा नाम राम है, ये मत भूलना। नमस्कार। सैफ ने बातचीत बंद कर दी और ऊंचे स्वर में बोला। सब ठीक है श्याम? ठीक है राम? मिर्ज़ा की आवाज़ कानों में पड़ी। फिर सैफ बंदूकों से कह उठा। एक कोई भी उठे और सबकी गिनती करे। मुझे बताओ कि तुम लोगों की संख्या कितनी है? एक आदमी उठा और वहाँ मौजूद लोगों को गिनने लगा। रात 11:10 पर राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल। स्कूल का प्ले ग्राउंड, जहाँ कुछ देर पहले स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा था, बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे थे और उल्लास का माहौल था, वहाँ मुर्दानी छाई हुई थी। कोई चलता फिरता इंसान नजर नहीं आ रहा था। अगर कोई जिंदा था तो लाशों में ही खौफ से कांपता छिपा पड़ा था या फिर दूर अंधेरे में दुबक चुका था। वहाँ तेज़ रोशनी बराबर रोशन थी। डीजे के फ्लोर पर रंग बिरंगी रोशनी जल बुझ रही थी। सामने स्टेज पर भी लाशें बिखरी नजर आ रही थीं। जिन कुर्सियों पर दर्शक और बच्चे बैठे थे वहाँ लाशें थीं। घिनौनी करतूत का नज़ारा सामने था। इन पर गोलियां चलाते हुए आतंकवादियों के हाथ नहीं कांपे थे, क्योंकि उनका अपना सगा जो नहीं था। इनके बीच कितने घर बर्बाद कर दिए थे आतंकियों ने। कितने मासूमों को मौत की नींद सुला दिया था।
कितनी माओं की गोद सूनी हो गई थी, लेकिन आतंकियों को क्या, उन्हें तो एक लाश पर 10-10 हजार मिलने थे। सॉरी। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाशें बिछा देना चाहते थे। इसी स्कूल के बड़े से लाइब्रेरी हॉल का नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ स्कूल के 60-70 बच्चे ठूस कर बिठाए गए थे। 3 लेडी टीचर भी थी। कुछ बच्चों के माता पिता भी वहाँ थे। वो नहीं जानते थे कि उनके बच्चे कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। वो सब उस लाइब्रेरी रूम में बंधक थे। उनके बीच असलम, आबू और नदीम गने थामे खूंखारता भरे ढंग में टहल रहे थे और रह रहकर बंदूकों पर गुस्से से गुर्रा रहे थे, क्योंकि बंदूकों में छोटे बच्चे भी थे जो कि डर से बार बार रोना शुरू कर देते थे। बेहद खौफनाक नज़ारा था वहाँ। चुप हो जाओ, नदीम गुर्रा कर चीखा, हमें शोर नहीं चाहिए, कोई नहीं रोएगा, सब चुप रहो। परंतु बच्चे तो बच्चे थे, वो तो डर रहे थे, रो रहे थे। उठा एक को, नदीम ने बाईं तरफ खड़े आबू से कहा। एक का हाल देखकर दूसरों को अकल आ जाएगी। आबू फौरन आगे बढ़ा और रोने वाले 10 साल के एक बच्चे को उठा लिया। वो बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। आबू ने बच्चे को लाइब्रेरी हॉल की टेबल पर खड़ा कर दिया, जो जोर जोर से रो रहा था। यह देखो, नदीम ने बच्चे की तरफ गन की, जो भी रहेगा रोएगा उसका हम ये हाल करेंगे। उसी पल स्कूल की मैडम उठती हुई कह उठी, भगवान के लिए बच्चे को कुछ मत कहिए, मैं इन्हें चुप कर देती हूँ, वो बच्चा मुझे वापस दे। तभी आबू की गन गरजी, तर 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 तर, और मैडम का शरीर गोलियों से छलनी होता चला गया। वो नीचे बैठे बच्चों पर जा गिरी। चीखो पुकार मच गई। कुछ बच्चे और रोने लगे, परंतु जो बड़े बच्चे थे वो सहमे से चुप थे। ये देखो, नदीम टेबल पर खड़े बच्चे की तरफ गन करता कहता चीखा, जो बच्चा रोएगा हम उसका यही हाल करेंगे। इसके साथ ही उसने साथ में दबी गन का ट्रिगर दबा दिया। तर 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 तर। बच्चे के शरीर में इतनी ज़्यादा गोलियां धंसी कि वो मांस का लोथड़ा नजर आने लगा। पहले वो टेबल पर गिरा, फिर नीचे फर्श पर जा गिरा। चेहरे पर दरिंदगी समेटे नदीम ने वहाँ मौजूद बंधक बच्चों को देखा। काफ़ी बच्चों का रोना रुक गया था। जो भी रहेगा रोएगा हम उसे गोली मार देंगे, जो भी हमसे फालतू बात करेगा हम उसे भी मार देंगे। अब देखूं कि कौन रो रहा है। नदीम कुर्राया। बच्चे एकाएक सहम कर चुप हो चुके थे। गहरा सन्नाटा भरा आया था उनके बीच। सिर्फ सांसों की आवाज़ों की गूंज ही थी वहाँ। अगर किसी की खामा खा की आवाज़ आई तो हम उसे उसी पल मार देंगे, नदीम दांत भींचे कह रहा था। कोई भी आवाज़ हमें सुनाई ना दे। हर कोई चुप था, खामोश था। बच्चों को भी जिंदगी और मौत का फ़र्क पता था। वे मरना नहीं चाहते थे। वहाँ टहलता असलम लाइब्रेरी हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। नदीम और आबू गने थामे बंदूकों के बीच टहल रहे थे। लाइब्रेरी हॉल का दरवाज़ा बंद था भीतर से। दरवाजे के पास ही 3 काले बड़े बैग और 3 छोटे बैग रखे थे। असलम बड़े काले बैगों को खोल खोल कर देखने लगा। जल्दी उसे वो चीज़ मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। वो था सैटेलाइट फ़ोन। असलम ने सैटेलाइट फ़ोन को ऑन किया तो उसकी स्क्रीन पर धीमी हरे रंग की लाइट जल उठी। कुछ ही पलों में वो फ़ोन बात करने के लिए पूरी तैयार हो गया। स्क्रीन पर 3 फ़ोन नंबरों की लिस्ट नज़र आने लगी। असलम नहीं जानता था कि ये नंबर किसके हैं, परंतु इतना तो महसूस हो गया कि वे नंबर उनके लिए ही हैं। उसने सबसे ऊपर वाला नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। चंद पलों बाद दूसरी तरफ बैल होने लगी। हेलो, मैं दल नंबर 2 से बोल रहा हूँ, असलम ने कहा। मैं लीडर हूँ, अपनी पोजीशन बताओ। राजौरी गार्डन में हैं, राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में। यहाँ सब कुछ हमारे कब्ज़े में है। 60-70 बंदूकों के साथ हम स्कूल के लाइब्रेरी हॉल में हैं। बाहर स्कूल के प्लेग्राउंड में लाशें पड़ी हैं, असलम ने शांत स्वर में कहा। बहुत खूब दल नंबर 2, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? असलम। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर किसी के साथ सख्ती से पेश आओ तो देखने वाला फैलेगा नहीं। हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं पीठ थपथपाकर तुम्हें शाबाशी देता हूँ। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो तुम लोग। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दिल्ली में इतनी दहशत फैला दो कि पाकिस्तान का नाम आने पर दिल्ली वाले डरें, कभी पाकिस्तान का बुरा ना सोचें। हम ऐसा ही करेंगे। मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारे दल से ही हैं। तुम लोग सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। अब अली से बात करो। आगे क्या और कैसे करना है वो तुम्हें अली ही बताएगा। मैं भी तुम लोगों के पास ही हूँ। सैटेलाइट में 3 नंबर दर्ज हैं। एक मेरा नंबर जिस पर तुम बात कर रहे हो, दूसरा अली का नंबर जिस पर तुम अभी बात करोगे, तीसरा दिल्ली के न्यूज़ चैनल सबसे आगे का नंबर है। यहाँ तुम अली से बात करने के बाद बात करोगे। हारना नहीं है किसी भी मोड़ पर। दिखा दो कि पाकिस्तान में बहुत दम है। हम सच में दिखा के रहेंगे। बातें खत्म हुई। असलम ने अली का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। आबू और नदीम गने थामे बंदूकों के बीच उनमें दहशत बढ़ा रहे थे। हेलो। अली की आवाज़ सैटेलाइट फ़ोन के जरिए असलम के कानों में पड़ी। असलम के होठों पर मुस्कान उभर आई। नमस्कार जनाब, मैं असलम बोल रहा हूँ। ओह असलम, मेरे बेटे, खैरियत तो है? उधर से अली का स्वर आया। खैरियत है जनाब, हमने अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से पूरा कर दिया। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आशीर्वाद तो क्या, अपने जिगर के टुकड़ों के साथ हूँ मैं।
उधर से अली का प्यार भरा स्वर आया कानों में। तो तुम लोग राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में हो? बंधक बुला लिया वहाँ? 60 से 70 तक बंधक है जनाब। बहुत अच्छे। एक तुम्हारा ही तो दल है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। तुम्हारे घर वालों को नाज होगा तुम पर कि उनका शेर हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। औलाद हो तो तुम जैसी। स्कूल में हमने कम से कम 300-400 लोगों को मारा है। शाबाश। हर लाश पर 10,000 तुम्हारे दल के हर मेंबर को मिलेगा। आगे का काम कुछ कठिन है, उसे ठीक से करना असलम। हम पर आप भरोसा रखें। भरोसा पूरा है। अली का मौन सर असलम के कानों में पड़ा। आप सबसे आगे न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाओ और उसी ढंग से बात करो जैसा समझाया था। मैं अभी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करता हूँ। मुझे फ़ोन करते रहना, राय लेते रहना, मैं भी तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। बातचीत खत्म हो गई। फ़ोन लिस्ट में दर्ज तीसरे नंबर को असलम ने मिलाया और फ़ोन कान से लगाकर वहाँ पर नज़र घुमाई। सारे बंधक सहमे से बैठे थे। आबू और नदीम गन थामे उनके बीच टहल रहे थे। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। फ़ोन लग गया। पहली बैल होने पर ही फ़ोन उठाया गया। हेलो। आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ से बोल रहे हो? असलम ने शांत लहजे में पूछा। सबसे आगे से। खबरों का चैनल है ये? हाँ, नंबर 1 चैनल है। कहिए, आपने किस वास्ते फ़ोन किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, असलम ने बेहद शांत स्वर में कहा। मैं इस वक्त राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमने हमला किया है और 300-400 स्कूल के बच्चों, उनके माता पिता और टीचरों को गोलियों से भून दिया है। स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा था और इस वक्त हम स्कूल के लाइब्रेरी हॉल में 60-70 बच्चों को कुछ लोगों के साथ बंधक बनाए हुए हैं। हम जब भी चाहें। तौबा तौबा, हे भगवान, तुम लोगों ने क्या पूरी दिल्ली पर हमला कर दिया है? उधर से हड़बड़ाया सर कानों में पड़ा। क्या मतलब? पहले एक फ़ोन आया कि रॉयल नाइट क्लब में आतंकवादी हमला हुआ है। फिर फ़ोन आया कि विकासपुरी के सिनेमा घर में लोगों को मारा गया और उन पर गोलियां चलाईं। अब तुम कह रहे हो कि राजौरी पब्लिक स्कूल में? अपनी बातें मत करो, असलम ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बढ़िया खबर दे रहा। बढ़िया खबर? तुम उसे बढ़िया कहते हो? मैं तो। मेरी सुन रहे हो या फ़ोन बंद कर दूँ? कहो कहो, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। लेकिन तुम लोग हो कौन? कहाँ से आए हो और ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी मांगें हैं जिनके बारे में कल फ़ोन करके बताऊंगा। अगर हमारी मांगें ना मानी गई तो हम सारे बंधकों को मार देंगे। मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? अभी नहीं, ये बात कल बताई जाएगी, असलम बोला। अभी बता दो, हो सकता है सुबह तक सरकार तुम्हारी मांगें मान भी ले। वक्त क्यों बर्बाद करते हो? हमें कोई जल्दी नहीं है, असलम ने कहा। हमारे पास बहुत वक्त है। आखिर तुम लोग हो कौन? हिंदुस्तान वाले हमें आतंकवादी कहते हैं जबकि हम सैनिक हैं। जवाब में कुछ नहीं कहा गया। मैं अपनी बातें फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। हम इस वक्त राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में। दिल्ली सच में टहल उठी थी। टीवी के न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला कर हमलों की खबर को प्रसारित कर रहे थे। कोई इस वक्त रॉयल नाइट क्लब पर हुए हमले के बारे में बता रहा था, तो कोई विकासपुरी के सिनेमा हॉल की खबरें दे रहा था, तो कोई राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में बता रहा था। चैनल चीख रहे थे। लोग स्तब्ध से ठगे से बैठे सब सुन रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। हर कोई अविश्वास से भरा था कि क्या दिल्ली में इस तरह का आतंकवादी हमला हो सकता है। परंतु हमला तो हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की कारें सायरन बजाती दौड़ रही थी। सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच चुका था। फ़ोन पर फ़ोन खड़क रहे थे। हर किसी की निगाह न्यूज़ चैनलों पर थी। न्यूज़ चैनलों ने दिल्ली पर हुए आतंकवादी हमलों का ज़र्रा ज़र्रा बताना शुरू कर दिया था। लोग स्तब्ध थे कि इतने लोगों की मौत हो गई है। एक चैनल बाईपास पर हुए हमले के बारे में बता रहा था कि जहां टैक्सी ड्राइवरों और 2 पुलिस वालों के अलावा कुछ लोगों को भी भून दिया गया था। बताया जा रहा था कि कल यह घटना शाम 7:30 के आसपास घटी। उस चैनल का व्यक्तिगत कहना था कि वो यही आतंकवादी थे। तब उन्होंने बाईपास से दिल्ली में प्रवेश किया था, परंतु किसी वजह से पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया तो आतंकवादियों ने गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर ये आतंकवादी अपनी अपनी उन जगहों पर पहुंचे जो जगहें इन्होंने पहले से ही हमले के लिए चुन रखी थी, और हमला कर दिया। दिल्ली वालों की धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। आतंकवादी हमला हो चुका था। न्यूज़ चैनलों के द्वारा जो बातें सामने आ रही थी वो ये थी कि आतंकवादी क्रूरता का, वहशीपन का, दरिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बड़ों में कोई फ़र्क नहीं कर रहे और सबको मारते जा रहे हैं। वे सरेआम गोलियां चला रहे हैं और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। वे अपनी मांगें कल बताएंगे। न्यूज़ चैनल सबसे आगे चिल्ला चिल्ला कर आतंकवादी से हुई बातचीत का ब्यौरा बता रहा था। सरकारी मशीनरी और पुलिस के कई बड़े ऑफिसरों के फ़ोन सबसे आगे में आ रहे थे। हर कोई पागल सा बना घूम रहा था। साउथ एक्सटेंशन के रॉयल नाइट क्लब पर पुलिस का घेरा पड़ चुका था, परंतु पुलिस को जल्दी अपना घेरा छोड़कर हटना पड़ा था, क्योंकि भीतर मौजूद आतंकवादी ग्रेनेड लॉन्चर से रह रहकर ग्रेनेड फेंक रहे थे और उन ग्रेनेडों से कई पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। तमाशबीन लोगों को भी अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा था। राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल पर भी पुलिस का घेरा पड़ चुका था, परंतु वहां जल रही तेज़ रोशनी में हर तरफ पड़ी लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। आतंकवादी बंदूकों के साथ भीतर स्कूल की लाइब्रेरी में थे।
ऐसे में उनके द्वारा किसी तरह का कदम उठाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। विकासपुरी के सिनेमा हॉल के जर्रे जर्रे में भी पुलिस बिखरी पड़ी थी, परंतु सिनेमा हॉल की इमारत के भीतर पुलिस ने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ चैनलों द्वारा मिली खबर के मुताबिक आतंकवादियों के पास भारी संख्या में बंदक थे। मात्र एक बात सबके लिए ही राहत की थी कि दो युवकों ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया है और वो आतंकवादी अब पुलिस के कब्जे में है। एक न्यूज़ चैनल बार बार चीख कर यही बातें कहे जा रहा था। फौरन ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य नेताओं में मीटिंग हुई। 5 मिनट में इस बात का फैसला ले लिया गया कि आतंकवादियों से निपटने का काम स्पेशल फोर्स के हवाले किया जाए। फौरन ही स्पेशल फोर्स के चीफ मधुकर पांडे से गृह मंत्री ने फ़ोन पर बात की, लेकिन एक साथ 3 जगहों पर मधुकर पांडे के लिए मामला संभालना कठिन था, परंतु ये जिम्मेवारी उसने अपने सिर पर ले ली और मधुकर पांडे फौरन हरकत में आ गया। सोमवार 7 तारीख, 6 और 7 तारीख की रात के 2:20 पर राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल के जर्रे जर्रे पर स्पेशल कमांडो फोर्स के हथियारबंद जवान नजर आ रहे थे। स्वयं चीफ मधुकर पांडे वहां मौजूद था। वहां से लाशें उठाई जा रही थीं। मधुकर पांडे और स्पेशल फोर्स के जवानों का खून खौल रहा था इतनी लाशों को सामने पाकर, परंतु वे अभी बेबस थे। स्पेशल फोर्स के जवान स्कूल के अहाते के जर्रे जर्रे में बिखर चुके थे। मधुकर पांडे ने मालूम कर लिया था कि स्कूल की लाइब्रेरी किस तरफ है, जहाँ आतंकवादी खुद हैं और बंदक भी वहाँ हैं। वो लाइब्रेरी पहली मंजिल पर थी। बंदकों को कोई नुकसान न हो इसलिए मधुकर पांडे ने अपने पर काबू रखा था। खामोश घेरा डाला था स्कूल के भीतरी हिस्से से और बाहर भी, छत पर भी। हर कमांडो अपने साजो सामान के साथ लैस था, जैसे कि नाइट विजन डिवाइस, जिससे कि रात के अंधेरे में भी बहुत हद तक स्पष्ट देखा जा सकता था, वॉकी टॉकी, रस्सी, चाकू और हैंड ग्रेनेड, टूल बॉक्स, स्मोक ग्रेनेड, धुआं फैलाने वाला बम और स्नैपर राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट। ये चीज़ें ही कमांडो के जीवन का हिस्सा थी। जब वो जनता का जीवन बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर मैदान में उतरता है। कभी कभी कमांडो ज़रूरत के मुताबिक AK-47 या MP5 राइफल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सुबह 4 बजे तक लाशों को ट्रकों में भरा जाता रहा। लाशें लेकर ट्रक कई बार गए और कई बार वापस आए। ये दिल दहला देने, कपा देने वाला वक्त था। कई जवानों की आंखों में आंसू थे। खुद मधुकर पांडे की आंखों में आंसू चमक उठे थे वहां लाशों का मंजर देखकर, परंतु फौरन ही अपने पर काबू पा लिया था, क्योंकि वे चीफ थे और स्पेशल फोर्स के जवानों के सामने वे खुद को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं दर्शाना चाहते थे। स्कूल के प्लेग्राउंड में भी रोशनी हो रही थी। लाशें उठाने का काम स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने बेआवाज़ सावधानी से किया था। साले कुत्ते कहीं के, मधुकर पांडे दांत भींच कर क्या उठे। मधुकर पांडे ने अपने असिस्टेंट सरदार टोनी सिंह को बुलाया। टोनी सिंह। यस सर। टोनी सिंह ने सैल्यूट देकर सतर्क स्वर में कहा। रिलैक्स। मधुकर पांडे ने हाथ हिलाकर कहा। मेरी बात सुनो सर। टोनी सिंह के दांत भिजे हुए थे। विकासपुरी के सिनेमा हॉल में मैं ही आया हूँ। वहाँ मेजर प्रमोद कौली ये सब संभाल रहा है। इधर का मामला तुम देखोगे। अब ये सिर्फ हमारा और आतंकवादियों का मामला है और किसी का कोई मतलब नहीं। मैं समझ गया सर, टोनी सिंह ने कहा। आतंकवादियों पर कैसी भी स्थिति में हमला नहीं करना, क्योंकि उनके पास बंधक हैं। मैं नहीं चाहता कि वह बंधकों को मार दें। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा सर? टोनी सिंह ने कठोर स्वर में कहा। उन्होंने बहुत लोगों को मारा है। हमें मौन हमें मौका मिलेगा, परंतु हमें जल्दी नहीं करनी है। पहले हम उनके बारे में जान लें। टोनी सिंह खामोश रहा। तुमने कोई गलत ऑर्डर नहीं देना है, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर। अभी खामोश रहो, घेरा बनाए रखो। साउथ एक्सटेंशन रॉयल नाइट क्लब के बाद मैं उस आतंकवादी से मिलूंगा जो विकासपुरी के सिनेमा हॉल में 2 युवकों द्वारा पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद कई बातें सामने आएंगी। आतंकियों ने बहुत लोगों को मारा है सर। टोनी सिंह कठोर स्वर में पुनः कह उठा। मधुकर पांडे ने गहरी निगाहों से टोनी सिंह को देखा। तुम एक्शन में आने का प्लान तो नहीं बना रहे कि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम? नहीं सर, आपके ऑर्डर के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा। गुड। वक्त आने पर मैं तुम्हें भरपूर मौका दूंगा। मधुकर पांडे ने होंठ भींचकर कहा। यस सर। मधुकर पांडे, गृह मंत्री और कई बड़े बड़े ऑफिसरों ने रॉयल नाइट क्लब के बाहर की तबाही देखी। 8 पुलिसकर्मी और 7 नागरिक ग्रेनेडों के हमलों से मारे गए थे। हर कोई परेशान और सकते में था इस हमले से। पूरी दिल्ली जाग रही थी, जैसे आंखों से नींद उड़ गई हो। लाशें और खून की सब तरफ नजर आ रहा था। मधुकर पांडे की हालत तो सबसे ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि विकासपुरी सिनेमा हॉल पर भी वो बिखरी लाशें देख कर आया था। राजौरी गार्डन पब्लिक स्कूल में भी सैकड़ों लाशें देखी थीं। मधुकर पांडे का दिल दहल उठा था। खून बराबर खौले जा रहा था। मन में एक ही बात थी कि एक बार आतंकवादियों से आमने सामने का मौका तो मिले। मधुकर पांडे उच्चाधिकारियों के साथ उस गुप्त जगह पर पहुंचा जहां पकड़े गए आतंकवादी को रखा गया था। वहां ऐसा कड़ा पहरा था कि सच में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने क्या बताया? मधुकर पांडे ने एक अधिकारी से गंभीर स्वर में पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं बताया, परंतु अब वो बताएगा।
उसने कहा। अब क्या खास हो गया? उसके साथ सख्ती करनी पड़ी। तब वो मुंह खोलने को तैयार हुआ। इस वक्त वो सब कुछ बता रहा होगा, रिकॉर्ड भी हो रहा होगा उसका बयान। वो जिंदा रहना चाहिए, हम जानते हैं। मुझे उसके पास ले चलो। चलिए, उसने कहा। वो दोनों युवक भी यहाँ हैं जिन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा है। बहुत बहादुरी का काम किया उन युवकों ने। मैं एक नज़र उन्हें देखना चाहता हूँ। आइए सर। वो अधिकारी मधुकर पांडे को लेकर एक कमरे में पहुंचा, जहाँ एक अधिकारी के साथ राजू और ओमी वहाँ मौजूद थे। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया उसे पकड़कर, मधुकर पांडे ने शाबाशी देने वाले स्वर में कहा। उसे पकड़ने में हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। उसके पास गन थी। ओमी जल्दी से बोला। सर, हमें इनाम वगैरह मिलेगा? राजू कह उठा। ज़रूर मिलेगा। सरकार की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं तुम लोगों को इनाम दूंगा। 5-10 हज़ार मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। इससे ज़्यादा मिलेगा। मधुकर पांडे पास खड़े अधिकारी की तरफ पलटा। इन्हें क्यों बिठा रखा है? इनका बयान लेना था। ले लिया? यस सर। तो एक कार पर इन्हें इनके घर छोड़ दिया जाए। इनके नाम पते नोट कर लो। इस काम से फुर्सत मिलने पर इन्हें बुलाया जाएगा। कहकर मधुकर पांडे कमरे से बाहर निकलता चला गया। सोमवार 7 तारीख सुबह के 7:35 पर उस गुप्त ठिकाने से मधुकर पांडे बाहर निकला। रात भर की भागदौड़ और जगा होने के कारण चेहरा रूखा सा हो रहा था, परंतु आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उस वक्त उसके साथ 3 और अधिकारी थे। सबसे आगे चैनल को फ़ोन करके पता करो कि आतंकियों ने अपनी मांगें रखी कि नहीं, मधुकर पांडे ने कहा। हमारे आदमी वहाँ पर हैं सर, वो इस बात की हमें तुरंत खबर करेंगे, एक ने कहा। वे सब एक तरफ खड़ी वैन की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे मधुकर पांडे रात से इस्तेमाल कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।